ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਾ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ ਪੋਇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ poetry ਦੇ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਵੱਧਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਲਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਲਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਯਾਦ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਘੁਲ ਮਿਲ ਗਏ कि दोनों को वक्त करने औखा हो गया। हाँ मीनाक्षी मैडम, ये कविता जो है ना दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ महबूब की बात कर रहा है शायर, दूसरी तरफ देश की समाज की बात कर रहा है। उसके ऊपर कुछ मैं चाहता हूँ आप बोलें। मुझे फैज़ की खास बात यही लगती है, मोहब्बत के साथ देशभक्ति के बहाने मोहब्बत। तो मुझे इस कविता में, हालांकि अगर मुझे इस कविता को मेरे नज़रिए से देखने की बात की जाए तो मैं इस कविता को मोहब्बत की कविता के तौर पे याद करती हूँ, देशभक्ति की कविता के तौर पर नहीं। पर इसे हम फैज़ की खासियत कहेंगे कि कैसे उन्होंने मोहब्बत के रास्ते से होते हुए देश प्रेम की बात की और कैसे देश प्रेम को बड़े प्यार से सहलाते फुसलाते हुए मोहब्बत की ओर ले गए। और इस एक गज़ल, निश्चित तौर पर ये गज़ल फैज़ की उन खास गज़लों में से है जिसे हम सब आज भी याद करते हैं। लेकिन मुझे इस बात में बहुत, कई बार मुझे एक पाठक के तौर पर ये बात हैरानी भी करती है कि कैसे दो बहुत ही अलग धाराओं के बारे में बात करते हुए भी ये कविता कहीं ना कहीं आपकी भावनाओं को, आपके प्यार को, चाहे वो देश के लिए, चाहे वो आपके प्रेमी के लिए एकजुट देती है। मुझे लगता है कि हमें फैज़ को और पढ़ने की ज़रूरत है, फैज़ की नज़्म और गज़ल को समझने के लिए। बहुत अच्छी बात कही आपने कि मतलब फैज़ को अभी जितना हम पढ़ते जाते हैं उतना ही हमें लगता है कि अभी और पढ़ना है और पढ़ना है, क्योंकि वो डेप्थ तक हम पहुंचते हैं तो और मज़ा आने लगता है। और जैसे हम लोग जब छोटे थे तो सिर्फ इतना ही मतलब बोलते थे कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग, है ना, बस उतना ही महबूब तक ही पहुंचते थे। लेकिन जब बड़े हुए, जब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद मुझे पता चला यार, हाँ मायने बदल गए। जब वो नेक्स्ट लाइन का मैंने मतलब खोजा नेट के ऊपर, मैंने कहा यार ये शायर कहाँ चला गया, और इतनी ज़बरदस्त तरीके से वो समाज की बात कहता है और एंड में फिर आकर के फिर महबूब पे आ जाता है। मतलब खूबसूरती ये है कि आप भाव जो है शब्दों का, भावनाओं का, आप उसके साथ चलते जाते हैं, कहीं गुम महसूस नहीं करते। और वो आपने बहुत अच्छी बात की ना कि जब बचपन में पढ़ा था तो ये लगा था कि एक लवर अपनी प्रेमिका के लिए लिख रहा है कि मुझसे पहले से मोहब्बत, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, बस इतना ही। और हर बार आप पढ़ेंगे कुछ नया निकल के आता है, एक नई भावना, एक नए अर्थ, नए आयाम। मुझे लगता है कि हम लोगों को फैज़ के बारे में और जानने और पढ़ने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि हर गज़ल, हर नज़्म एक नए अर्थ हर बार देगी। तो दरअसल एक और चीज़ पढ़ना चाहिए। मैं तो आज पढ़ के आऊँ कि इसको सिलेबस से निकाल रहे हैं हाँ, मैंने पढ़ा आज की न्यूज़ लेटेस्ट फैज़ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਜੋ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ, ਉਹਦੇ ਚੈਪਟਰ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਲੇਟੈਸਟ ਪਲੱਸ ਫੈਜ਼ ਦੀਆਂ अपना कंट्री केड़े पासे जा रहे हैं, काफी रौला पिया है सर। कोई ना एनईपी पे बात ही नहीं कर रहा। अगर आप एनईपी को रीड बिटवीन द लाइंस करो तो यू विल रियलाइज कि वी आर एक्चुअली लीडिंग टू सेफनाइजेशन ऑफ एजुकेशन। जिस तरह से बात कर रहे हैं ना कि पैट्रियोटिज्म सिखाओ इनको, पैट्रियोटिज्म तो एक बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा। आप क्या सिखाना चाह रहे हो बच्चे को, मेरी कम्युनिटी, मेरा रिलीजन, मेरी कंट्री, ऐसे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बहुत नहीं गड़बड़ क्या है, गड़बड़ ही करना है। एवरेज आप जो भी इवन मतलब पढ़े लिखे लोग भी के लिए भी जो नई जनरेशन आ रही है, एक मुस्लिम उनके लिए एक बहुत बड़ा दुश्मन टाइप, हाँ उनके लिए ऐसे बन रहे हैं, जिन्हें उन्हें सिखाया जा रहा है कि वो में बच्चे जा रही हैं जहर के बीच। सर आपने कभी महसूस किया था, मतलब हम लोग आम सोसाइटी में रहते हैं, हम लोगों ने कभी महसूस किया था कि आप कभी जरूरत पड़ी हो किसी को पूछने की कि तुम मुस्लिम हो या तुम सिख हो, मतलब हम दोस्त हैं सिंपल, लेकिन इतनी, मैं तो फेसबुक पे बहुत पढ़ती हूँ जिस तरह से लोग ओहो जहर, वो लोग जो दोस्त थे, मतलब बिलीव करना मुश्किल है कि कहाँ से आ रही है ये थॉट्स, कहाँ से आ रही है, और वो कन्विंस्ड हैं कि जो हम लिख रहे हैं वो ठीक है।
ये तो बहुत स्केरी है। आज आप हिंदू मुस्लिम हो, कल आप हिंदुओं में भी फिर कैटेगरी हो जाओगे, टॉप हिंदू, लोअर हिंदू। वो तो हो गया जी, तो वो तो जो रिलीजन के बेस पे जो कंट्रीज बने हैं वहाँ पे हो ही रहा है। वहाँ पे पाकिस्तान बना है, उसमें नहीं है शिया सुन्नी सब कुछ है। इवन पंजाब में वो खालिस्तान की बातें करते हैं। दरअसल टुकड़ों का स्वभाव ही टुकड़े होना है, आगे उसका नेचर ही टुकड़े होना है, मतलब ये मान के चलना पड़ेगा। और जहाँ तक फैज़ की बात है, मुझे ये लगता है जो फैज़ की एक कविता पिछले दिनों जब दिल्ली में वो धरने चल रहे थे और हम देखेंगे, वो कविता जब लोगों के सामने आई, हालांकि उससे पहले कोई जानता भी नहीं था फैज़ को। आज की जनरेशन नहीं जानती थी फैज़ को कि फैज़ कौन है और क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते हैं। वो पाकिस्तान का शायर है, ठीक है, इतनी सी पता था। लेकिन जैसे जैसे जो कविता आई तो उस कविता के आने से 2-3 फ़ायदे ये ज़रूर हुए कि फैज़ लोगों के बीच गया और फैज़ को लोगों ने पढ़ना शुरू किया। ये बड़ी बड़ी जो उस टाइम की जो अचीवमेंट है उस कविता की ये रही। और ये देखिए कि जब फैज़ ने ये गज़लें या नज़्में लिखी थी, लाजिम है आप भी देखेंगे, कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग थे, बिल्कुल अलग थे। वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में लिखी हुई गज़लें नहीं थी। लेकिन आप देखिए एक ही देश के अंदर कम्युनिटी स्प्लिट हो रहे हैं, ग्रुप्स बढ़ रहे हैं और फैज़ रेलेवेंट हो गए, सडनली फैज़ रेलेवेंट हो गए। किसी भी रचना की प्राप्ति यही है कि जब कोई आदमी उसको जब भी पढ़े, हर आदमी को लगे कि ये मेरे लिए लिखी गई है, तो यही उसका सफलता है। लेकिन रवींद्र सर, क्या ये बात बहुत उदास करने वाली नहीं है कि उस टाइम में जो सिचुएशंस रही होंगी, जो विभाजन या स्प्लिट रहे होंगे, 70 साल बाद भी वो वहीं खड़े हैं, रादर शायद और खराब हो गए। मुझे लगता है अच्छा ये होता कि फैज़ की वो कविता सिर्फ उस समय की कविता होती और आज उसके संदर्भ भी ना होते, क्योंकि आज हम साथ हैं, इनका मतलब ही नहीं। उस समय ऐसा था तो उस समय फैज़ ने ऐसा लिखा। इससे ज्यादा डरावना और क्या है कि आज से 70 साल पहले लिखी गई गजल आज भी उतनी रेलेवेंट है। आप बरसाई को ले लीजिए, बरसाई ने उस टाइम की सरकार, उस टाइम के शासकों के ऊपर जितने व्यंग लिखे वो आज लागू है। राजनीति देख लो, शेक्सपियर ने नाटक लिखे आज 500 साल पहला दे आज वही बरकरार रहेगी। राजनीति वही है कि उनकी सोच वही है, बेसिक्स हमेशा वही रहते हैं। अच्छा ये भी चेहरा बदल जाता है। आज बीजेपी है, चेहरा बदल गया, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे आप ही देखिए कि चेहरा और था, लेकिन बातें ऐसी ही थी। नहीं, इमरजेंसी से पहले भी जो पार्टीशन के टाइम में हिंदू महासभा वो सेम ही थे, वो चेहरा जो है आजादी से पहले से चेहरा वही चला आ रहा है, लेकिन बस वो चेहरे के आवरण बदल। सर मेरा ना आप लोगों से भी ये सवाल है कि आप लोग बहुत ही इन्फ्लुएंसर हो सोसाइटी के, हम में से, हम सब वोटर है ना, हम में से किसने हिंदू राष्ट्र की या पंजाब की या खालिस्तान की डिमांड करी? किसने? हम तो नहीं डिमांड किसी ने नहीं। पहले हिंदू राष्ट्र के साथ वही चलता आ रहा है सब जगह, आज बदल दिए हिंदू मुस्लिम, ये पता नहीं क्यों। तो ये कहाँ से ये इशू उठते हैं, कब कौन इनको पालने पोसने वाले खड़े हो जाते हैं, सडनली ये चीजें हुआ बन के हमारे सामने आ जाती है। हम वोट इनको दे रहे हैं, वोट इनको दे रहे हैं जो हमारे सामने ये इश्यूज जो हम नहीं चाह रहे। एक कॉमन मैन ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੌਮਨ ਮੈਨ ਤੋਂ ਪਰੋਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, WhatsApp ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, तो ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ रहा है? कॉमन आम आदमी किसका है सर? किसका आम आदमी अफेक्टेड वही होगा, अफेक्टेड वही हो रहा है। पर आम आदमी की ये कोई सोच तो है ही नहीं। कौन चाहता भी हिंदू ते मुसलमान ते सिख हों, अड हों। आज की डेट में सहारनपुर में तो हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते हैं। मैम आम आदमी बिल्कुल नहीं है। मैम सहारनपुर में और मैम मैं देवबंद में हूँ, जहाँ देवबंद में ये है। और सर मुझे नहीं लगता मेरे बचपन से और मेरी शादी तक कभी मैंने ऐसा देखा हो कि लड़ाई या और मेरा घर जो है वो दारुल उलूम मेरे घर के पीछे है, मतलब वहाँ 60:40 का रेशो है हिंदू मुस्लिम। मेरे घर के बिल्कुल लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आते हैं सहारनपुर में, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। आप दोनों मेरे ख्याल में यूपी स्टेट मुझे आज पता चला मैम सहारनपुर सहारनपुर मैं देवबंद सहारनपुर के पास देवबंद कस्बा। इन दोनों शहरों का अपना एक कल्चर है, कल्चरली रिच सिटीज है। लड़ाई झगड़ा नहीं है। मेरी शादी में सारा का सारा दूध मुसलमान दे गए। वही का ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ जे ब्राह्मण की बेटी की शादी है, दूध हमारे घर से। झगड़ा तो है ही नहीं, फिर पैदा किਵੇਂ ਕੀਤਾ जा रहा है? कौन पैदा तो यही लोग करते हैं जो मीडिया में 2-4 लोग लीडर्स लोग हैं, ये तमाशा क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन आम आदमी नहीं ना भड़के ना भड़के तो ये हमारी खुशकिस्मती है
क्योंकि इसी वजह से जो प्रोवोक करने की वजह से 47 में जो हुआ वो हमारे सामने है। उसके बाद भी बहुत सी चीजें होती नहीं हैं, वो भी हमारे सामने, जितने भी हमारे सामने। तो जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल पेश किया था, पंजाब के लोगों ने, टेररिज्म यहाँ 20 साल लगभग रहा, लेकिन आम आवाम जो है वो उसमें आपस में कभी नहीं लड़े, कभी भी नहीं था। ये एग्जाम्पल जो है पंजाब ने प्रस्तुत किया, और ये एग्जाम्पल इस कंट्री को भी प्रस्तुत करना। सर सुरेश, मुझे लगता है कि ना बहुत सारी चीजें ना अगर उसको लार्जर पिक्चर में देखें तो आप कितने इकोनॉमिकली साउंड हो, बहुत फर्क पड़ता है। पंजाब हरियाणा हम लोग प्रोस्पेरस स्टेट है। आपने जो बात बोली ना, स्प्लिट नहीं था, स्प्लिट इसीलिए नहीं था क्योंकि हम लोग घर से साउंड थे, खाने को रोटी थी। ये जो लोग सड़कों पर सर आते हैं, कल कोई आपके घर में 3 घंटे आके आपको लेक्चर दे जाए, तो इस तरह की गारंटी है फिर भी सड़क पे नहीं उतरोगे, हिंदू मुस्लिम के नाते नहीं उतरोगे। लेकिन किसी गरीब को जिसकी रिक्वायरमेंट्स है, जिसकी जरूरतें हैं, इकोनॉमिकली वीक है, वो चला जाएगा। तो ये स्प्लिट इकोनॉमिकल ज्यादा है। रोटी खाने तो जाएगा ही वो। बिल्कुल उसको पता है कि वहाँ पर लंगर बट रहा है और 500 रुपया भी मिल रहा है, रोटी तीनों टाइम मिल रही है, वो जाएगा। इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी है ना सर, ये कॉज है। हम चाहते हैं लोग पढ़े, समझे, सोचे। जिस दिन सोचना शुरू कर दिया सर, सड़क पे नहीं जाएंगे। बिल्कुल सही है। अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता की कमी आ रही है। नहीं, पर एक बात है ना, आपने पढ़ा, सब कुछ ब्रॉड है। अब जब नई जनरेशन आई, जैसे ये सिलेबस ऐसे चेंज कर रहे हैं, वो बच्चों का व्यू तो फिर वही बन जाएगा जो ये पढ़ाना चाहेंगे। कंपैरेटिव स्टडी इनको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बहुत अच्छी बात है। आजकल के बच्चे दे आर नॉट इंटरेस्टेड। आप उनको कुछ भी पढ़ा लो, ये मतलब मैं 12th को पढ़ा रही हूँ सर, मुझे पूछो आपने क्या करना है, 95% कनाडा जाना। सारे के सारे बच्चे बाहर जाने को तैयार हैं। आप उनको हिंदुइज्म पढ़ा लो, आप उनको यूनिटी पढ़ा लो, आप उनको रिलीजन पढ़ा लो, पार्टी है वो कौन जानता है। वी आर एक्चुअली नर्चरिंग वेरी इनसेंसिटिव सोसाइटी, बहुत इनसेंसिटिव सोसाइटी। वही है ना जो आगे जो दिख रहा है। मैं अब बात को और मोड़ देता हूँ, मतलब ये लंबा खिंचिया है, तो हम लोग अब मोड़ते हैं एक बार उन कविताओं की तरफ जिन्होंने समाज के ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव डाला। उन कविताओं के बारे में बात करेंगे जिनमें राजेश जोशी का नाम बहुत बड़ा नाम है हमारे देश में। उसके बाद से हम शायरों को भी पढ़ने लगे। थिएटर का बहुत बड़ा गढ़, थिएटर का बहुत बड़ा गढ़ है। और राजेश जोशी उस शहर से आते हैं जहाँ संस्कृति फलती फूलती है। तो इनकी 2 कविताएं हमने इस बार इस अंक में डाली हैं, हस्ताक्षर में, लोक हस्ताक्षर में। मैं चाहूँगा स्नेह मैडम ये इन कविताओं का पाठ करें। जी, ये राजेश जोशी की कविता है, मारे जाएंगे। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे। कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे। जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज्यादा सफेद। कमीज पर जिनके दाग नहीं होंगे वो मारे जाएंगे। क्या बात है। धकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से बाहर। जो चारण नहीं गुनगुनाएंगे मारे जाएंगे। जो चारण नहीं गुण नहीं गाएंगे मारे जाएंगे। धर्म की ध्वजा उठाए जो नहीं जाएंगे। जुलूस की गोलियां भून डालेंगी उन्हें। काफिर करार दिए जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और अपराधी होना। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराधी होना। जो अपराधी नहीं होंगे मारे जाएंगे। ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਣਾ। सुनाइए। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਗਲਪਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਗਲਪਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਲਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਬਾਹਰ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਚਾਕਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗੁਣਗਾਣਗੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫੇਦ। नहीं बर्दाश्त किया जाएगा किसी दी कमीज होवे उन्हां दी कमीज तो ज्यादा सफेद। जिस दी कमीज ते दाग नहीं होवेगा मारे जाएंगे।
ਧਰਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੋ ਜਲੂਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੋ ਜਲੂਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਕਾਫਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਡਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਲਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਲਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਚਾਕਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗੁਣ ਗਾਣਗੇ, ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਨਿਹੱਥੇ ਤੇ ਨਿਰਪਰਾਧ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਨਿਹੱਥੇ ਤੇ ਨਿਰਪਰਾਧ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ होंगे वाह वाह मारे जाएंगे। अब इसकी दूसरी कविता जो इसी पेज पे है मैडम, दूसरी ये कविता अभी रिसेंटली जो है निकली है, तो इस कविता को भी मैडम पढ़ाएं। जो युद्ध के विरुद्ध नहीं है, जो युद्ध के विरुद्ध नहीं है वो युद्ध के पक्ष में है। जो युद्ध के पक्ष में है वो मनुष्य के विरुद्ध है। जो मनुष्य के विरुद्ध है उनको जानवरों की श्रेणी में रखा जा सकता है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, जानवरों का अपमान होने की। कितना बड़ा व्यंग है कि इसमें एक दिक्कत है, जानवरों के अपमान होने की, जहाँ आदमी भी नहीं रखा जा सकता। खून में नहलाए हुए लौट जाती है उधर को भी नजर, क्या कीजिए अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। और भी तुम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहत और भी है बस की राहत के सिवा। तुझसे पहली से मोहब्बत मेरी महबूब ना। इसको कहते हैं जीना कविता को, मतलब इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। थिएटर की हैं, मानो थिएटर के और भी लोग हैं, लेकिन थिएटर के और लोग जब इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे ना, उसको हम जो आप बात कर रहे थे ना, कला का और आदमी का मिलना, एक हो जाना, वो ये स्टेज है। सो बहुत अच्छी महफिल जा रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इस बात को थोड़ा सा मैं अब यहाँ विराम देते हुए, क्योंकि इसके बारे में भी वही बातें होंगी जो जिस तरह की हम जोरा सैगल के बारे में बात कर चुके हैं। हमारे बीच करण जी हैं, करण कटारिया, और मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि ये एक दो गज़लें जो आप सुनाना चाहें वो ज़रूर सुनाएं। प्लीज़ आप। बहुत अच्छी करते हैं, इवन सारी पढ़ती हूँ। सबसे लास्ट हुई थी गजल में, पहले वो सुना देता हूँ। इसका मतलब ये था कि सुकून जिसको समझ के दामन में रख लिया वो तमाम दुख है। सुकून जिसको समझ के दामन में रख लिया वो तमाम दुख है। जिसे मोहब्बत समझ रहे थे हुजूर उसका ही नाम दुख है। कफस में तन्हाई के अलावा भी एक शय है जो मौतबर है। कफस में तन्हाई के अलावा भी एक शय है जो मौतबर है। मैं तजुर्बे से ये कह रहा हूँ सहूलियत का निजाम दुख है। सहूलियत का निजाम दुख है। अदब करूं के लिहाज अहमक नफस नफस पर हुआ है काबिज। बहुत खूब। अदब करूं के लिहाज अहमक नफस नफस पर हुआ है काबिज। नजात मुश्किल है अब तो गोया मेरे बदन का इमाम है। शुक्रिया। शेर देखें कि संभालता हूँ बड़ी मुरब्बत से अपने दिल में तुम्हारे तोहफे। संभालता हूँ बड़ी मुरव्वत से अपने दिल में तुम्हारे तोहफे। मेरी तरफ से तुम्हारे बख्शे अलम का बस एहतराम दुख है। बहुत खूब। कमाल है ये अब उनसियत के तमाम पहलू बदल गए हैं। कमाल है ये अब उनसियत के तमाम पहलू बदल गए हैं। जो मरहला था मसरतों का अब इश्क का वो मकाम दुख है। बहुत खूब, बहुत खूब। कमाल है ये अब उनसियत के तमाम पहलू बदल गए हैं। जो मरहला था मसरतों का अब इश्क का वो मकाम दुख है। दुख है। और शेर देखें कि
किसे चुनेंगी ये फैसला हम तेरी निगाहों पे छोड़ते हाँ बहुत खूब। किसे चुनेंगी ये फैसला हम तेरी निगाहों पे छोड़ते हैं। तमाश भी है मेरी मोहब्बत, फरेब उल्फत बनाम दुख है। फरेब मोहब्बत बनाम दुख है। एक शेर है कि तुम्हारे हिस्से के दिन सुनहरे, तुम्हारे हिस्से की रात पूनम। बहुत खूब। तुम्हारे हिस्से के दिन सुनहरे, तुम्हारे हिस्से की रात पूनम। हमारे हिस्से उदास सुबह, हमारे हिस्से की शाम दुख है। वाह क्या और मुक्तगा शेरियों के हजार आंसू उदासियां गम, ये दर्द मजमूने शायरी है। वाह। हजार आंसू उदासियां गम, ये दर्द मजमूने शायरी हैं। सुनो कभी गौर से तो जानो, करण का हर एक कलाम दुख है। बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कोई और एक और सुना दीजिए बस। इसके लुधियाना क्यों नहीं लेके जाते अब जब वो होता है शो, एनुअल नहीं होता है? इनको अब की बार लुधियाना इंट्रोड्यूस करवाएंगे। है ना, लेके जाओ यार। बिल्कुल, वो मुशायरा जो होता है ऑल इंडिया, लुधियाना वाला, फाजिल्का वाला, ये दो जगह जा सकते। एक दिन करण जी मेरे साथ चले फाजिल्का, एक दिन लुधियाना चले, सबसे मिलवा के लाता हूँ। एक गजल और इसका मतलब है कि भूख निगल जाएंगे पागल, भूख निगल जाएंगे पागल, और हवा को खा लेंगे, और हवा को खा लेंगे। भूख निगल जाएंगे पागल और हवा को खा लेंगे। पेट पे पत्थर बांधेंगे, पानी से काम चला लेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और शेरियों के कितने ही मासूम बदन जब देखेंगे घर में फाके, कितने ही मासूम बदन जब देखेंगे घर में फाके। कूड़ा करकट बेचेंगे और अपना बचपन खा लेंगे। बचपन खा लेंगे। बहुत बड़ी। मेरी बस्ती के ये मंजर देखना नंगी आंखों से, मेरी बस्ती के ये मंजर देखना नंगी आंखों से, बस्ती के ये मंजर देखना नंगी आंखों से। आग उगलते मंजर हैं तुझको अंधा कर डाला। आय है, बहुत क्या गजब शेर है यार, क्या गजब क्या शेर बात है। है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। मेरी बस्ती के ये मंजर देखना नंगी आंखों से। आग उगलते मंजर हैं तुझको अंधा कर डालेंगे। ठंडे चूल्हे की ये आतिश घर में रोज सुलगती है। ठंडे चूल्हे की ये आतिश घर में रोज सुलगती है। ठंडे चूल्हे की ये आतिश घर में रोज सुलगती है। भूखे लोग न जाने खुद को किस सांचे में ढाले। आय है। और शेरियों के देख जरा आसेब सिफत ये मेरी गलियों की रौनक। देख जरा आसेब सिफत ये मेरी गलियों की रौनक। लोग जलेंगे किन दिलों सा, रक्स करेंगे गालेंगे। दुनिया भर के गम रख छोड़े दुनिया ने इन आँखों में। दुनिया भर के गम रख छोड़े दुनिया ने इन आँखों में। रोज छलकती आँखों में हम कैसे दर्द छुपा लेंगे। बहुत बढ़िया। शेर हो इसमें के प्यार मोहब्बत इश्क वफा इखलास रवादारी चाहत। शब्द जाल बहुत खूब, बहुत अच्छा शब्द जाल। प्यार मोहब्बत इश्क वफा इखलास रवादारी चाहत। इन सांपों को दूध पिलाकर खुद हम दिल में पाले। आय है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे अंदर का एक वहशी मार ही डालेगा मुझको। मेरे अंदर का वहशी एक दिन मार ही डालेगा मुझको। मेरे अंदर का एक वहशी मार ही डालेगा मुझको। लोगों का क्या लोग तो आकर आंसू चार बहा लेंगे। वो सच। दर्द की वुसअत का अंदाजा ऐसे लगना मुश्किल है। दर्द की वुसअत का अंदाजा ऐसे लगना मुश्किल है। पहले खुद को दरिया कर लेंगे फिर दर्द संभालेंगे। फिर दर्द। और मुक्तिका शेरियों के एक करण का नाम मिला है फिक्रे कसने वालों को। एक करण का नाम मिला है फिक्रे कसने वालों को। देखें कब तक लोग ये आखिर मेरा नाम उछा लेंगे। बहुत बहुत मेरा ख्याल है मतलब सर को